हेलो, नमस्कार, वेलकम सभी साथियों को। साथियों, देखिएगा, कई दिनों से लगभग बहुत ही कम वीडियो डाल पा रहा था। तो देखिए, इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए पटवारी भर्ती जो कि लगभग 20-25 दिन बाद आपके एग्ज़ाम है, एमपी टेट जिसके मार्च में एग्ज़ाम है, और ग्राम सेवक की भर्ती के लिए भी सभी में एक कॉमन सब्जेक्ट है हिंदी ग्रामर। तो हिंदी व्याकरण के 30 प्रश्न सभी ये जो ऊपर लिखे हुए हैं अलग अलग जो वैकेंसीज हैं इनके लिए है। तो बिल्कुल एक नई शुरुआत करने की कोशिश की है। रीट भर्ती के बारे में तो आप सभी को पता ही होगा कि भाई लगभग 1.5 से 2 साल तक मैंने रीट भर्ती के बारे में बहुत सारा शिक्षण कार्य करवाया है, और जिसमें लगभग बहुत ही ज़्यादा प्रश्न यहाँ से भी बैठे हैं। ये तो जो रेगुलर पढ़ा था उसको अच्छी तरह से पता है कि भाई कितने क्वेश्चन आए थे। वो अलग बात है कि भाई रीट भर्ती में क्या क्या हुआ, ये गवर्नमेंट ने क्या क्या किया, या फिर जो असामाजिक लोग हैं, असामाजिक तत्व भी जिनको कह सकते हैं, उन लोगों ने रीट में क्या क्या किया वो अलग चीज़ है। लेकिन यहाँ से तो बहुत सारे प्रश्न आए थे साथियों। तो बिल्कुल वीडियो को पूरा देख करके जाइएगा, और कोशिश करेंगे कि भाई लगातार आपके साथ जुड़े रहे और आप यहाँ से बिल्कुल निःशुल्क अपने लक्ष्य तक पहुँच जाओ साथियों। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। एक एक क्वेश्चन को देखेंगे और बाकी कल और भी अच्छे से प्रश्न आपके सामने लाए जाएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो साथियों, पहला क्वेश्चन है आपके विलोम की दृष्टि से असंगत है। असंगत का मतलब यहाँ गलत से लिया जाएगा। तो विकल्पों को देखिएगा। पहला है व्यय का अपव्यय, दूसरा है संश्लिष्ट का विश्लिष्ट, तीसरा है उन्नत का अवनत, और चौथा है सामान्य का विशिष्ट। तो अगर हम बात करें कि भाई इनमें से कौन सा विलोम की दृष्टि से असंगत होता है, तो सामान्य का विलोम विशिष्ट ही होता है, उन्नत का विलोम अवनत ही होता है, और संश्लिष्ट का विलोम विश्लिष्ट ही होता है। लेकिन यहाँ पर जो पहला जो विकल्प है व्यय का अपव्यय, तो साथियों ये गलत है। व्यय का अपव्यय नहीं होता है, क्योंकि व्यय अपव्यय दोनों ही एक समान है। इसलिए प्रथम विकल्प आपके पहले क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2 को देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछ रहा है साथियों, ये देखिएगा। अशुद्ध प्रत्यय किसमें है? कठिन प्लस ये काठिन्य, व्यक्ति प्लस इक वैयक्तिक, छोटा प्लस पन छोटापन, और रघु प्लस राघव। तो यहाँ पर प्रत्यय का टॉपिक भी सभी के कॉमन टॉपिक होता है हिंदी में। और यहाँ देखिएगा, अगर हम अशुद्ध प्रत्यय की बात करें तो कठिन में हम जब ये प्रत्यय लगा देते हैं तो काठिन्य शब्द बन जाता है। एक एक शब्दों को देखना पड़ता है, ठीक है। व्यक्ति में एक प्रत्यय लगा देते हैं तो वैयक्तिक बन जाता है। लेकिन छोटा प्लस पन, यहाँ पर छोटापन नहीं बनेगा, छुटपन शब्द बनता है। क्या बनता है? छूटपन, ठीक है। तो थर्ड विकल्प जो है ये एक अशुद्ध प्रत्यय युक्त है, इसलिए यही आपका आंसर होगा। बाकी रघु प्लस ए में राघव ही बनता है। तो चलिए आगे प्रश्न संख्या 3 को देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन है, शिवा शब्द किसका पर्याय है? महादेव का, विष्णु का, ब्रह्मा का, पार्वती का। तो मित्रों, शिव एक शब्द होता है शिव। शिव यहाँ पर महादेव और शिव एक समान है। विष्णु यहाँ नहीं है, ब्रह्मा यहाँ नहीं है, लेकिन शब्द क्या है यहाँ? शिवा। तो साथियों, शिवा किसको कहते हैं? पार्वती को कहा जाता है। चौथा विकल्प आपके तीसरे क्वेश्चन में बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 पे आते हैं। तो चलिए देख लेते हैं चौथे क्वेश्चन को। प्रश्न संख्या 4, अनावश्यक शब्द के कारण किस विकल्प में अशुद्धि हुई है? सीता राम की स्त्री थी, मैं प्रातः काल के समय पढ़ता हूँ, मेरे मित्र की पत्नी विद्वान है, और वृक्षों पर कौवा बोल रहा है। तो अनावश्यक शब्द के कारण अशुद्धि होना चाहिए। भाई इसमें क्या लॉजिक है इस क्वेश्चन में कि चारों ही जो शब्द है इसमें चारों ही शब्दों में अशुद्धि हुई है, लेकिन आपको पकड़ना क्या है? अनावश्यक शब्द के कारण अशुद्धि जो हुई है उस चीज़ को देखना था। तो मेरे मित्र की पत्नी विद्वान, विद्वान नहीं विदुषी, मतलब यहाँ अनावश्यक शब्द नहीं है, अनुपयुक्त शब्द है, गलत शब्द है। तो अनावश्यक शब्द नहीं, अनुपयुक्त शब्द के कारण अशुद्धि हुई है। वृक्षों पर कौवा बोल रहा है, तो वृक्षों पर कौवा नहीं कौवे बोल रहे हैं, क्योंकि वृक्षों पर तो कौवे बोलते हैं, वृक्ष पर बोलता है कौवा। तो मतलब यहाँ पर वचन संबंधी अशुद्धि हुई है साथियों। तो ये भी आपका आंसर नहीं रहेगा। फिर इसके बाद में आगे बढ़े, अगर हम मैं प्रातः काल के समय पढ़ता हूँ, तो ये वाला जो विकल्प है इसमें बिल्कुल अनावश्यक शब्द के कारण अशुद्धि हुई है।
क्योंकि प्रातः काल और समय, तो प्रातः काल एक समय सूचक शब्द है, इसलिए यहाँ दूसरा वाला विकल्प बिल्कुल सही है। बाकी सीताराम की स्त्री नहीं पत्नी थी, तो यहाँ पर भी अनुपयुक्त शब्द है, अनावश्यक नहीं। सेकंड विकल्प बिल्कुल सही रहेगा चौथे क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5 पे आते हैं साथियों। 5वां क्वेश्चन है, दिन फिरना मुहावरे का अर्थ है बुरा समय हो जाना, अच्छा समय आ जाना, बदनाम हो जाना और ख़त्म हो जाना। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई उसके तो दिन फिर गए हैं। दिन फिर गए हैं इसका मतलब क्या होता है साथियों, अच्छा समय आ गया है। तो अच्छा समय आ जाना यहाँ पर दिन फिरना मुहावरे का अर्थ होता है। सेकंड विकल्प आपके 5वें क्वेश्चन में सही है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 पे आते हैं। तो चलिए 6ठे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए, असल में समास विग्रह में प्रयुक्त समास की पहचान कीजिए। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। तो मित्रों असल में इसका सामसिक पद अगर हम बनाएं तो शब्द क्या बनेगा, दरअसल। दरअसल इसका बनेगा। और दरअसल में कौन सा समास है, अव्ययीभाव समास इसमें प्रयुक्त हुआ है। विकल्प 1 आपके 6ठे क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7 को देखेंगे साथियों। तो चलिए बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन की ओर। ये देखिएगा, हार शब्द के साथ कौन सा उपसर्ग लगाने से उसका अर्थ त्यागने से लिया जाएगा। आ प्लस हार, उप प्लस हार, प्रति प्लस हार, परि प्लस हार। तो देखिए, आ प्लस हार करेंगे तो आहार, आहार मतलब भोजन हो जाएगा। उप प्लस हार करेंगे तो उपहार, उपहार मतलब जैसे कोई गिफ्ट वगैरह ये चीज़ें हो जाती है, तो ये भी नहीं रहेगा। प्रतिहार या परिहार, कौन सा विकल्प आपके 7वें प्रश्न में बिल्कुल सही है, तो बताइएगा 7वें क्वेश्चन का राइट आंसर साथियों। तो देखिएगा, अगर हार शब्द में हम परि उपसर्ग लगाए तो परिहार, परिहार का मतलब त्यागने से लिया जाता है। विकल्प नंबर आपका 4 बिल्कुल 7वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8 पे आते हैं। निम्नलिखित में से घात शब्द का विलोम चुनिए, मतलब जो घात शब्द है इसका विलोम क्या रहेगा। विकल्प है आघात, प्रतिघात, विघात और सभी। तो मित्रों घात का विलोम होता है प्रतिघात। दूसरा विकल्प इसमें बिल्कुल सही है। भाई घात, आघात, विघात नहीं होगा, प्रतिघात होगा। विकल्प नंबर 2 ही सही रहेगा प्रश्न संख्या 9 में। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10 पे आते हैं। 10वां क्वेश्चन, वह जो इंद्रियों की पहुंच से परे हो वाक्यांश के लिए एकल शब्द होगा। इंद्रियातीत, अगोचर, जितेंद्रिय और इनमें से कोई भी नहीं। तो इनमें से कोई नहीं को तो हम हमेशा ही हटाते हैं। जितेंद्रिय मतलब जिसने इंद्रियों को जीत लिया है, तो ये भी गलत है। अब साथियों पहला या दूसरा विकल्प, वह जो इंद्रियों की पहुंच से परे हो उसको हम क्या कहते हैं, इंद्रियातीत कहा जाता है उसको। 10वें में आपके पहला विकल्प बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 11 पर, 11वां क्वेश्चन। तो चलिए 11वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है। शुश्रूषा, उत्तीर्ण, प्रादुर्भाव और कुआं। तो देखो अगर अशुद्ध शब्द की बात करें तो शुश्रूषा ये एक बिल्कुल शुद्ध शब्द है। उत्तीर्ण को ऐसे ही लिखा जाता है, ये भी शुद्ध है। प्रादुर्भाव ये भी शुद्ध है। लेकिन यहाँ एक शब्द है कुआं। तो कुआं में साथियों जब हम कुआं को लिखते हैं तो ये जो चंद्रबिंदु चढ़ा है ये आ के ऊपर लगता है, इसलिए जो चौथा विकल्प है ये एक अशुद्ध शब्द बन जाता है। तो यही आपका आंसर रहेगा प्रश्न संख्या 11 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12 को देखेंगे। आशा है आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लगे तो बिल्कुल लाइक शेयर जरूर कीजिएगा साथियों। 12वां क्वेश्चन है, एक लाठी से हाँकना मुहावरे का अर्थ होता है खेत में लाठी से हकाई करना, सबसे एक जैसा व्यवहार करना, समदृष्टि होना और एकता में शक्ति होना। तो एक लाठी से हाँकना, एकता में शक्ति होना, खेत में लाठी से हकाई करना, ये तो बिल्कुल ही गलत है। 2 विकल्प हमारे पास है जिनमें हम कन्फ्यूज़न हो सकते हैं, दूसरा और तीसरा। तो एक लाठी से हाँकना साथियों ये इसका जो मतलब होता है वो होता है सबसे एक जैसा व्यवहार करना। आपका दूसरा विकल्प प्रश्न संख्या 12 में सही रहेगा। समदृष्टि होना अलग है साथियों, ए लाठी से हाँक रहे हो मतलब सबसे एक जैसा व्यवहार कर रहे हो, ठीक है। सेकंड विकल्प ही 12वें में सही है। तो मित्रों प्रश्न नंबर 14 है, निम्न विकल्पों में से एक लोकोक्ति है उसका चयन कीजिए। आस्तीन का सांप, कठपुतली होना, आँख चुराना और एक पंथ 2 काज। तो मित्रों देखिए लोकोक्ति की बात की जा रही है कि भाई इनमें से कौन सी लोकोक्ति है।
तो आस्तीन का सांप एक मुहावरा होता है। आस्तीन का सांप मतलब होता है कपटी मित्र, है ना। कठपुतली होना ये भी एक मुहावरा है और इसका जो अर्थ है साथियों, कठपुतली होना मतलब दूसरे के इशारे पर नाचना। आंख चुराना ये भी एक मुहावरा है, लेकिन यहाँ पर जो चौथा विकल्प है, एक पंथ दो काज, मतलब एक पंथ का मतलब एक ही कार्य से आपने एक ही चीज से दो कार्य कर लिए, एक पंथ दो काज। विकल्प नंबर 4 सही है प्रश्न नंबर 14 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15 को देखेंगे। तो चलिए 15वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपके प्रश्न संख्या 15, इनमें से किस वाक्य में सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है? सीता घर नहीं है, मैंने आज अजमेर जाना है, उसने क्या संकल्प लिया और मेरे तो सांस में दम आ गया। तो देखो सर्वनाम संबंधी अशुद्धि की अगर हम बात करें तो मैंने आज अजमेर जाना है, मैंने जो शब्द है ये सर्वनाम सूचक है और यहाँ पर इसी में अशुद्धि है साथियों। मैंने नहीं, मुझे आज अजमेर जाना है, इस प्रकार से वाक्य होना चाहिए। तो विकल्प नंबर आपका 2 15वें क्वेश्चन में सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16। तो 16वां क्वेश्चन, किस शब्द समूह के सभी शब्द आग के पर्यायवाची है? आग के पर्यायवाची सभी शब्द है ना। अनल ज्वाला दहन, अनिल हुताशन जलन, पावक वही पुंडरिक, कृषाणु अनल सलील। तो देखो सलील तो यहाँ आग का पर्यायवाची नहीं होता है। पावक यहाँ पर आग का पुंडरिक यहाँ आग का पर्यायवाची नहीं होता है। अभी आप पहला या दूसरा विकल्प सही है साथियों प्रश्न संख्या 16 में। तो देखो आग के पर्यायवाची की बात करें तो पहला जो विकल्प है अनल ज्वाला और दहन, ये सभी शब्द आग के पर्यायवाची है साथियों। विकल्प नंबर आपका 1 सही है 16वें क्वेश्चन में, क्योंकि अनल का मतलब भी आग से लिया जाता है, ज्वाला का मतलब भी आग से और दहन का मतलब भी आग से। यहाँ जो अनिल शब्द है इसका अर्थ आग नहीं होता है साथियों, ठीक है। विकल्प नंबर आपका 1 सही है 16वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 17 को देखेंगे। वह जिस पर विजय प्राप्त न की जा सके कहलाता है अजर, अद्वितीय, अजय, विजय। तो भाई अजर तो जो कभी बूढ़ा नहीं होता है, अद्वितीय जिसके समान कोई नहीं हो, अजय जिस पर विजय प्राप्त न की जा सके उसको हम अजय कहते हैं। तो विकल्प नंबर आपका 3 बिल्कुल सही है 17वें में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18 पे आते हैं। तो 18वां क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन है टोटल, ठीक है। इनमें से कौन सा विकल्प विलोम की दृष्टि से अशुद्ध है? निस्वार्थ का परार्थ, गरिमा का लघिमा, गौरव का लाघव, ममता का निष्ठुरता। तो मित्रों ममता का निष्ठुरता ही होता है, गौरव का लाघव ही होता है, निस्वार्थ का परार्थ और गरिमा का लघिमा ये तो बिल्कुल शुद्ध है, लेकिन स्वार्थ का परार्थ होता है, निस्वार्थ का परार्थ नहीं होता है। तो यहाँ निस्वार्थ और परार्थ या ये विकल्प क्या है? अशुद्ध है। विकल्प नंबर आपका 1 सही 18वें में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 19 को देखेंगे। तो 19वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? इनमें से कौन सा शब्द प्रत्यय युक्त नहीं है? ऐठन, दाता, देवी और फलित। तो मित्रों फलित में इत प्रत्यय लगा हुआ है, फल प्लस इत। देवी, देव प्लस ई, देवी लगा हुआ है। दाता में कोई प्रत्यय नहीं। ऐठन में ऐठ प्लस न लगा हुआ है। तो यहाँ दाता जो शब्द है इसमें कोई भी प्रत्यय प्रयुक्त नहीं हुआ है। दूसरा विकल्प आपके 19वें में सही रहेगा। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न संख्या 20 पर। तो 20वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे? 20वां प्रश्न, वह विकल्प चुनिए जिसमें 2 उपसर्ग नहीं लगे हुए हैं। निर्विवाद, असफल, अन्वीक्षण और व्यवहार। तो देखो वी प्लस औ प्लस हार व्यवहार, अनु प्लस इक्षण और अ प्लस स प्लस फल, निर प्लस वी प्लस वाद। मतलब अन्वीक्षण में यहाँ पर जो है 2 उपसर्ग नहीं लगे हुए साथियों। थर्ड विकल्प अन्वीक्षण में सिर्फ एक ही उपसर्ग है, अनुपसर्ग, ठीक है। इसलिए आपके यहाँ 20वें क्वेश्चन में कौन सा विकल्प सही है? विकल्प नंबर 3 सही है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 21 पर। 21वां क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 21 है, इनमें से किस शब्द में संधि व समास दोनों नहीं है? कृष्णार्पण, यशापयश, जितेंद्रिय और अष्टाध्यायी। तो कृष्ण प्लस अर्पण, कृष्णार्पण बिल्कुल संधि भी हो रही है और समास भी है कृष्ण को अर्पण। यश प्लस अपयश, यश अपयश, यश या अपयश, तो साथ ही इसमें भी द्वंद्व समास भी है और संधि भी हो रही है। फिर जितेंद्रिय, तो साथियों जितेंद्रिय में जीत प्लस इंद्रिय, जितेंद्रिय शब्द बन रहा है, तो इसमें भी संधि भी है समास भी है। अष्ट प्लस अध्याय, अष्टाध्यायी, तो इसमें भी संधि भी है समास भी है। मतलब चारों ही शब्द जो है संधि और समास युक्त है। मतलब इस प्रश्न पर मतलब चारों ही विकल्प सही माने जाएंगे। मतलब बोनस के लायक ये प्रश्न बन गया है। प्रश्न संख्या 21वां।
जैसे ऐसे क्वेश्चन अभी आते हैं, अभी रीट के पेपर में देखना आप, जब फाइनल आंसर की आएगी, जैसे अभी तो आरबीएससी फर्स्ट आंसर की जारी करेगी, फिर उसके बाद फाइनल आंसर की आएगी, तो उसमें भी बहुत सारे प्रश्नों में बोनस दिए जाएंगे। तो ऐसे प्रश्न हर एक भर्ती में होते हैं साथियों, या तो क्वेश्चन को डिलीट कर दिया जाता है या फिर उस पर बोनस देते हैं, ऐसा ही कुछ होता है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 22 पर। 22वां प्रश्न, विलोम की दृष्टि से कौन सा अशुद्ध है? अशुद्ध शब्द देखना है। नत का अवनत, अनुराग का विराग, आदित्य का उपत्य का, खल का सज्जन। तो मित्रों खल मतलब बुरा व्यक्ति, सज्जन मतलब अच्छे व्यक्ति, अनुराग का विराग ही होता है। फिर नत का अवनत नहीं होता है, नत का उन्नत होता है, मतलब ये गलत है। फिर आदित्य का उपत्य का बिल्कुल सही है। तो प्रथम विकल्प आपके 22वें क्वेश्चन में सही रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 23 पर। 23वां क्वेश्चन, किसी तथ्य या वस्तु को गलत समझ लेना वाक्यांश के लिए एकल शब्द होगा। संदेह है, संशय, भ्रांति और अज्ञान। तो देखो, किसी तथ्य या वस्तु को जब हम गलत समझ लेते हैं तो उसके लिए हम किस शब्द का प्रयोग करेंगे? संदेह अलग है, संशय अलग है, अज्ञान अलग है, उसके लिए हम भ्रांति शब्द का प्रयोग करते हैं। तीसरा विकल्प आपके 23 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 24, इनमें से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? प्रहार, कहार, सहार, विहार। तो साथियों, वी प्लस हार विहार, सम प्लस हार सहार, प्र प्लस हार प्रहार, लेकिन क प्लस हार कहार ये बिल्कुल गलत है। तो दूसरा विकल्प आपका सही रहेगा प्रश्न नंबर 24 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 25 को देखेंगे। प्रत्यय के योग से बना शब्द कौन सा है? नाई, मालिन, वसुदेव और सुंदर। तो वसुदेव प्लस ए वासुदेव होता, तब जाके यहाँ पर प्रत्यय लगता। सुंदर में कोई प्रत्यय नहीं है, नाई में कोई प्रत्यय नहीं है, लेकिन मालिन में इन प्रत्यय लगा हुआ है साथियों। यहाँ पर इन वाला, ये वाला प्रत्यय माली प्लस इन, मालिन शब्द बनता है। दूसरा विकल्प आपका सही रहेगा 25 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 26 को देखेंगे। 26वां क्वेश्चन है, परमाणु वस्त्र शब्द में प्रयुक्त संधि कौन सी है? आदि संधि, व्यंजन संधि, यण संधि, विसर्ग संधि। तो पहले हम इस शब्द का संधि विच्छेद कर लेते हैं। क्या होगा इसका विच्छेद? परमाणु प्लस अस्त्र, शब्द क्या बनेगा? परमाणु वस्त्र। ऊ के बाद में असमान स्वर आता है तो कौन सी संधि होती है? यण संधि होती है। और ऊ का क्या बन जाता है साथियों? वह बन जाता है। तो इस प्रकार थर्ड विकल्प सही है, परमाणु वस्त्र शब्द में यण संधि रहेगी 26 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 27, देशाटन शब्द में समास है। अधिकरण तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास। तो देखो, देशाटन, तो साथियों संबंध, देश का अटन तो होता नहीं है, देश के लिए अटन भी नहीं, संप्रदान भी नहीं होगा, संप्रदान के लिए, देश के लिए अटन भी नहीं, अपादान से अलग, देश से अटन भी नहीं होगा, बल्कि देश में अटन। तो साथियों यहाँ पर प्रथम विकल्प आपके 27 में सही रहेगा। देशाटन मतलब अटन का मतलब बर्मन से लिया जाएगा, तो प्रथम विकल्प 27 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 28, अशुद्ध शब्द वर्तनी का चयन कीजिए। अभ्यारण्य, सहिष्णु, तदनुकूल, नार्युचित। तो नारी प्लस उचित नार्युचित बनता है, तत् प्लस अनुकूल तदनुकूल ही बनता है। सहिष्णु भी शब्द सही है, लेकिन अभ्यारण्य यहाँ एक अशुद्ध शब्द है, क्योंकि अभय प्लस अरण्य शब्द क्या बनता है? अभयारण्य। क्या बनता है? अभयारण्य। इस प्रकार से शुद्ध शब्द है, मतलब ये एक अशुद्ध शब्द रहेगा यहाँ। प्रथम विकल्प आपके 28 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 29 को देखेंगे। 29वां क्वेश्चन है, संधि की दृष्टि से अशुद्ध युग्म को चुनिए। महा प्लस ऋषि महर्षि, वन प्लस औषध वनौषध, उत प्लस झटिका उज झटिका और अधय प्लस गामी अधोगामी। तो महा प्लस ऋषि से महर्षि ही बनता है, फिर उत प्लस झटिका से उज झटिका ही बनता है, अधय प्लस गामी अधोगामी होगा। लेकिन साथियों वन प्लस औषध, तो औषध में यहाँ डबल मात्रा होनी चाहिए थी, इसलिए ये एक अशुद्ध है। तो विकल्प नंबर आपका 2 सही है 29 में। अब अंतिम और 30वां क्वेश्चन, तो कमेंट करके जाइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। बिल्कुल मैं एमपी टेट के लिए भी विशेष क्लासें लाने वाला हूँ। एमपी टेट की भर्ती जो कि मार्च के महीने में है, मार्च में जो आपके एमपी टेट का पेपर है साथियों, उसके लिए भी विशेष क्लासें लेकर आने वाला हूँ। और जैसे साइकोलॉजी में रीट लेवल 2 में तो पूरे 30 के 30 प्रश्न बैठ गए थे, और लेवल 1 में भी लगभग 25 क्वेश्चन से भी ज़्यादा साइकोलॉजी में बैठ गए थे अपने। तो वहाँ पर भी आप निश्चित रहिएगा साथियों, 25 प्लस की तो गारंटी है। ठीक है, निम्न में से किस विकल्प में संधि व समास दोनों नहीं हुए हैं?
लंबोदर, दिगंबर, बाढ़ पीड़ित और बालामृत। तो देखो बाढ़ प्लस पीड़ित, बाढ़ पीड़ित इसमें संधि नहीं हो रही है, दिग प्लस अंबर दिगंबर हो रही है, बाल प्लस अमृत बालामृत, लंब प्लस उदर लंबोदर। तो साथियों लंबा प्लस उदर लंबोदर, तो यहाँ पर इन तीनों में तो संधि हो रही है, समास भी है, लेकिन बाढ़ पीड़ित में समास तो है लेकिन संधि नहीं है। तो थर्ड विकल्प आपके 30वें क्वेश्चन में सही रहेगा साथियों। तो कैसा लगा आज का ये पहला सेशन साथियों। रीट भर्ती के बाद में कोशिश की है कि भाई आपके लिए कुछ किया जाए, तो इसी सिलसिले में ये चीज़ें चालू की है। ठीक है, तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में। सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए।